Welcome back everyone. Welcome to Civil Services Study Practice Set नंबर ये 2058 टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है और इसमें हम 12th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है नए भारत का उदय, राष्ट्रवादी आंदोलन 1858 से 1905। जितने भी प्रश्न इस टॉपिक से निकलेंगे उस पर चर्चा करेंगे। बाकी इन सभी टेस्ट की फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। तो इस टॉपिक से जो पहला प्रश्न है वो ये है कि 19वीं सदी में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के प्रमुख कारण थे। आर्थिक पिछड़ापन, प्रेस तथा साहित्य, भारत के अतीत की खोज, पश्चिमी विचार और शिक्षा। तो कूट आपके ये हैं 1 और 2, 3 और 4, 2 3 4 या सारे के सारे उपरोक्त सभी। 19वीं सदी में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के प्रमुख कारण क्या थे? आर्थिक पिछड़ापन, प्रेस तथा साहित्य, भारत के अतीत की खोज और पश्चिमी विचार और शिक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, सारे के सारे। देखिए 19वीं सदी के उत्तरार्ध में राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना बहुत तेजी से विकसित हुई और भारत में एक संगठित राष्ट्रीय आंदोलन आरंभ हुआ। राष्ट्रीय आंदोलन की जड़ें भारतीय जनता के हितों तथा भारत में ब्रिटिश हितों के टकराव में थी और ब्रिटिश शासन भारत के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण था और भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का आधार यही तथ्य था। यह भारत के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक और राजनीतिक विकास में प्रमुख बाधक तत्व बन चुका था। तो पहला वाला जो है वो सही हो गया। दूसरा वाला भी करेक्ट है। प्रेस तथा साहित्य वह प्रमुख साधन है जिसके द्वारा राष्ट्रवादी भारतीयों ने भारत देश के लोगों में देश की भक्ति की भावना, आधुनिक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विचारों का प्रचार किया तथा एक अखिल भारतीय चेतना जगाई। अधिकांश अंग्रेज अधिकारी जो थे और लेखक लगातार यह बात दोहराते रहते थे कि भारतीय लोग कभी भी अपना शासन चलाने के योग्य नहीं थे। वे हमेशा भारतीय परंपरा एवं संस्कृति की निंदा करते रहते थे और इस प्रचार का जवाब देकर अनेक राष्ट्रवादी नेताओं ने जनता में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान जगाने का प्रयत्न किया। राष्ट्रवादियों ने बड़े गर्व से भारत की सांस्कृतिक धरोहर की ओर संकेत करते हुए आलोचकों का ध्यान अकबर, अशोक जैसे शासकों की ओर खींचने का प्रयत्न किया। 19वीं सदी में आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा और विचारधारा के प्रसार के फलस्वरूप बहुत बड़ी संख्या में भारतीयों ने एक आधुनिक, बुद्धिसंगत, धर्मनिरपेक्ष, जनतांत्रिक तथा राष्ट्रवादी राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाया। तो सारे के सारे करेक्ट हैं, डी है आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारत के एकीकरण में किन कारकों का योगदान रहा? डाक व्यवस्था, तार, रेलवे, सेना। भारत के एकीकरण में किन कारकों का योगदान रहा? रेलवे है, डाक व्यवस्था है, तार है, सेना नहीं है। तो जहां जहां 2 है उसको हटा दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा केवल 1, 3 और 4। तो 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारत का एकीकरण हो चुका था और वह एक राष्ट्र के रूप में उभर चुका था, इसलिए भारतीय जनता में राष्ट्रीय भावनाओं का विकास आसानी से हुआ। अंग्रेजों ने धीरे धीरे पूरे देश में सरकार की एक समान आधुनिक प्रणाली लागू कर दी थी और इस तरह उसका प्रशासकीय एकीकरण हो चुका था। इसके अलावा रेलवे, तार तथा एकीकृत डाक व्यवस्था ने भी देश को एकजुट बना दिया था और जनता, खासकर नेताओं के पारस्परिक संपर्क को बढ़ावा दिया था। तो 1, 3, 4 हो गया इसका आंसर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहले भी एग्जाम से पूछा हुआ है कई बार। दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? बम्बई, पूना, लंदन या सैन फ्रांसिस्को? देखिए गदर पार्टी के ऊपर प्रश्न आता है, उसका आंसर तो सैन फ्रांसिस्को है। लेकिन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की, ये भी अपने आप में प्रश्न है। दादा भाई नौरोजी ने कहाँ की? लंदन में, सी है इसका आंसर। तो 3 तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। कहाँ? लंदन में। कब? 1866। दादा भाई नौरोजी के संबंध में कौन सा कथन इसमें गलत है इन 4 में से?
इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भारतीय प्रश्नों पर विचार करने तथा भारत के कल्याण की दिशा में ब्रिटिश नेताओं को प्रभावित करने के लिए की। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं चुने गए थे। ये भारत के पहले आर्थिक विचारक थे। देखिए, 3 बार ये अध्यक्ष चुने गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, तो सी वाला तो गलत हो गया, यहाँ पर यही आंसर हो गया। बाकी इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत के पहले आर्थिक विचारक थे। ड्रेन ऑफ वेल्थ पुस्तक इन्होंने लिखी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की इन्होंने भारतीय प्रश्नों पर विचार करने तथा भारत के कल्याण की दिशा में ब्रिटिश नेताओं को प्रभावित करने के लिए। तो सी आंसर है इसमें, जो गलत है। तो 1825 में जन्मे दादा भाई नौरोजी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्रीय आंदोलन को समर्पित कर दिया। दादा भाई नौरोजी को 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना अध्यक्ष चुनकर सम्मान किया। वो तिलक थे जो एक बार भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे, न कि दादा भाई नौरोजी। नीचे देखिए कूट को सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। यह है संस्थापक, यह है संस्था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम्स में बनते हैं ऐसे प्रश्न। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के सामने मद्रास महाजन सभा लिखा है। जस्टिस रानडे के सामने पूना सार्वजनिक सभा लिखा है। वीर राघवाचारी के सामने इंडियन एसोसिएशन लिखा है। फिरोज शाह मेहता के सामने बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन लिखा है। नाम से भी एलिमिनेट कर सकते हो आप, जैसे कि साउथ में जो नाम चलते हैं मद्रास, चेन्नई, वीर राघवाचारी, तो सी का 3 हो गया। बाकी सुरेंद्र नाथ बनर्जी का तो सबको पता होगा, इंडियन एसोसिएशन हो गया। पूना सार्वजनिक सभा जस्टिस रानडे हो गया। फिरोज शाह मेहता बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो ए का हो गया 3 और बी का हो गया 2, सी का हो गया 1। ए का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 4। तो इंडियन एसोसिएशन के हो गए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, पूना सार्वजनिक सभा जस्टिस रानडे, मद्रास महाजन सभा वीर राघवाचारी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता। सेफ्टी वाल्व थ्योरी का संबंध किससे है? भारतीय व्यापार का यूरोप में प्रतिबंध, भारतीय सेना में जातीय संतुलन, भारत के प्रशासनिक एकीकरण से, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से? सेफ्टी वाल्व सिद्धांत, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, सेफ्टी वाल्व के सिद्धांत का संबंध जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से है। कहा जाता है कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे ए.ओ. हयूम का प्रमुख उद्देश्य शिक्षित भारतीयों में बढ़ रहे असंतोष की सुरक्षित निकासी के लिए एक सेफ्टी वाल्व बनाना था। वे असंतुष्ट राष्ट्रवादी शिक्षित वर्गों तथा असंतुष्ट किसान जनता के आपसी मेल को रोकना चाहते थे, मगर यह सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत सच्चाई का बहुत छोटा अंश है और पूरी तरह अपर्याप्त तथा भ्रामक था। राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बढ़कर राजनीतिक चेतना प्राप्त भारतीयों की इस आकांक्षा का प्रतिनिधित्व करती थी कि उनकी आर्थिक और राजनीतिक प्रगति के लिए कार्यरत एक राष्ट्रीय संगठन बनाया जाए। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन बम्बई में किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता ए.ओ. हयूम ने की थी। यहाँ एक ही प्रश्न में 3-3 स्टेटमेंट बना दिए गए हैं, लेकिन इनको अलग अलग 3 प्रश्न बनाकर भी पूछा जा सकता है ABCD करके। इंपॉर्टेंट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई, कहाँ हुई, ठीक है, किसने की और पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, ये सब इंपॉर्टेंट है। शुरू के 4 अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, कहाँ की, वो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखिएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में बम्बई में, 2 सही हो गए। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. हयूम ने की थी, ना कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता तो की थी WC बनर्जी ने, तो ये वाला गलत है, तीसरा वाला। अब देखते हैं कि गलत ढूंढना है सही ढूंढना है। तो सत्य कथन ढूंढना है, तीसरे को हटा दीजिए, जहाँ जहाँ 3 है वो नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और किसी भी कूट में कोई ऐसा कूट नहीं है कि उपरोक्त सभी वाला। तो पहला और दूसरा कथन सत्य है, तीसरा वाला असत्य है। पहला दूसरा सत्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक सेवानिवृत्त अंग्रेज सिविल सर्वेंट ए.ओ. हयूम द्वारा 1885 में की गई बम्बई में। और इसके पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? WC बनर्जी ने। ठीक है, बंटी को याद रखिएगा। ये शुरू के 4 अधिवेशन के अध्यक्ष करता हैं। बंटी में बी है WC बनर्जी।
एन है दादा भाई नौरोजी नौरोजी बनर्जी नौरोजी तैयब जी यूले। ठीक है, यानी डब्ल्यू सी बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, डब्ल्यू सी बनर्जी, दादा भाई नौरोजी और बदरुद्दीन तैयब जी और जॉर्ज यूले, ये शुरू के चार याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। सेफ्टी वाल्व सिद्धांत के विरुद्ध कांग्रेस नेताओं ने तड़ित चालक का सिद्धांत दिया और एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। कौन सा सत्य है? एनी बेसेंट थी या सरोजनी नायडू थी? एनी बेसेंट ही थी। ठीक है, तो पहला वाला सही है। हाँ, दूसरा वाला सही है, पहला वाला सही है। दोनों के दोनों करेक्ट हैं। सी है इसका आंसर। तो कांग्रेस की स्थापना को कुछ लोगों ने सेफ्टी वाल्व की संज्ञा दी थी। तो कांग्रेस के आरंभिक नेताओं ने इसके विरुद्ध तड़ित चालक का सिद्धांत दिया। कांग्रेस नेताओं का तर्क था कि उन्होंने जानबूझकर ह्यूम की सहायता इसलिए ली कि वे राजनीतिक कार्यकलाप के आरंभ में ही अपने प्रयासों के प्रति सरकार से शत्रुता मोल नहीं लेना चाहते थे। दिसंबर 1917 को कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। आरंभिक राष्ट्रवादी नेताओं के कार्यक्रम और कार्यकल्प के संबंध में नीचे कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। आरंभिक राष्ट्रवादी नेताओं की बात हो रही है। आरंभिक राष्ट्रवादी नेताओं के कार्यक्रम और कार्यकलाप कार्यकलाप के संबंध में विचार करना है और असत्य कथन ढूंढना है इसमें। देखिए, इन नेताओं ने देश की राजनीतिक मुक्ति के लिए ब्रिटिशों के साथ संघर्ष किया। ये आरंभिक राष्ट्रवादी नेता हैं। ठीक है, इन नेताओं का साम्राज्यवाद की अर्थशास्त्रीय आलोचना करना महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्य था और इन नेताओं ने न्यायिक अधिकारों को कार्यकारी अधिकारों से अलग करने की मांग की। देखिए, स्टार्टिंग में जो राष्ट्रवादी नेता थे भारत के, वो समझते थे कि ये प्रारंभिक जो मुद्दा है वो बिल्कुल व्यर्थ है उठाना, कि सीधे अंग्रेज भारत छोड़ दें। तो जो पहला वाला कथन है वो गलत है। इन नेताओं ने देश की राजनीतिक मुक्ति के लिए अंग्रेजों के साथ संघर्ष नहीं किया, वो धीरे धीरे हुई वो चीज़। ठीक है, प्रारंभ में क्या हुआ? साम्राज्यवाद की अर्थशास्त्रीय आलोचना करना महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्य रहा और न्यायिक अधिकारों को कार्यकारी अधिकारों से अलग करने की मांग हुई। ये सारी मांगें उठी। तो पहला वाला गलत है और यही आंसर है। ठीक है, पहला वाला गलत है, यही आंसर है। दूसरा तीसरा सही है। अपने को गलत ढूंढना है तो केवल एक और दो, इसका आंसर हो जाएगा बी। हाँ सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि पहला ही गलत है ना, केवल दूसरा और तीसरा तो सही है। तो केवल पहला कथन गलत है। आरंभिक राष्ट्रवादी नेताओं का विश्वास था कि देश की राजनीतिक मुक्ति के लिए सीधी लड़ाई लड़ना अभी व्यवहारिक नहीं है। ठीक है, वो बाद में होगी, अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में। ठीक है, जो कुछ व्यवहारिक था वह यह था कि राष्ट्रीय भावनाओं को जगाया जाए तथा मजबूत किया जाए और बड़ी संख्या में भारतीय जनता को राष्ट्रवादी राजनीति की धारा में लाया जाए और राजनीतिक आंदोलन के लिए उन्हें शिक्षित किया जाए। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा बनाई गई ब्रिटिश समिति ने इंडिया नामक पत्रिका निकालना आरंभ किया। इस पत्रिका के प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये सीरीज़ इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो एनसीईआरटी की किताबों को नहीं पढ़ते हैं, तो प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा इससे। या तो पीडीएफ वाला ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वीडियोस को देखिए 2-3 बार, इससे भी नोट्स बना सकते हैं। क्या था 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा बनाई गई ब्रिटिश समिति ने इंडिया नामक पत्रिका जो निकाली, इस पत्रिका के प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए। इस पत्रिका के प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश संसद और जनता को भारतीयों के हित में प्रभावित करना। ठीक है, बी है इसका आंसर। तो आरंभिक राष्ट्रवादी नेता ब्रिटिश सरकार तथा ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करना चाहते थे। नरमपंथी यानी नरम दल राष्ट्रवादियों का विश्वास था कि ब्रिटिश जनता और संसद भारत के साथ न्याय करना चाहती थी, मगर उन्हें
यहाँ की वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं थी। इस उद्देश्य से नरमपंथी राष्ट्रवादियों ने ब्रिटेन में जमकर प्रचार प्रसार किया। भारतीय पक्ष को सामने रखने के लिए प्रमुख भारतीयों के दल ब्रिटेन भेजे गए। 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति बनाई गई और इस समिति ने 1890 में इंडिया नामक एक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया ताकि ब्रिटिश संसद और जनता को भारतीय स्थिति से अवगत कराया जा सके। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पर। इस टॉपिक से निकलेंगे 13 प्रश्न। कांग्रेस का महल भरभरा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी मुख्य महत्वाकांक्षा है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दूं। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार एग्जाम्स में पूछी गई, यूपी पीसीएस में पूछी गई, आरओ में पूछी गई, एमपी पीसीएस में पूछी गई, बिहार पीसीएस में पूछी गई। और इसका उत्तर क्या है बताइए? किसका ये कथन था? ये कथन था उसी का जिसने बंगाल विभाजन किया था 1905 में, यानी लॉर्ड कर्जन। इसका आंसर है सी। देखिए, लॉर्ड कर्जन ने 1890 में विदेश सचिव को बतलाया कि कांग्रेस का महल भरभरा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए कहा था उसने, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 कथन यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा? 1905 तक भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर नरमपंथी राष्ट्रवादी नेताओं का वर्चस्व था। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1892 में पारित भारतीय परिषद कानून नरमपंथी राष्ट्रवादियों के दबाव का परिणाम था और आरंभिक राष्ट्रीय आंदोलन का सामाजिक आधार काफी व्यापक था। व्यापक तो हो ही नहीं सकता, व्यापक तो उसमें हो गया ना, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन। स्टार्टिंग में जो चीज़ें होंगी वो संकुचित होंगी। आरंभिक राष्ट्रीय आंदोलन का सामाजिक आधार संकुचित था, व्यापक नहीं था। यही गलत है, बाकी पहला दूसरा सही है यहाँ पर, तो केवल 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा ए। तो पहला वाला कथन सत्य है, दूसरा वाला कथन सत्य है, तीसरा वाला असत्य है। क्योंकि आरंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की बुनियादी कमजोरी संकुचित सामाजिक आधार थी। वास्तव में जनता में नेताओं की कोई राजनीतिक आस्था नहीं थी। बाकी पहला वाला सही है। 1905 तक भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर उन लोगों का वर्चस्व था जिनको प्रायः नरमपंथी कहा जाता था। कानून की सीमा में रहकर संवैधानिक आंदोलन तथा धीरे धीरे व्यवस्थित ढंग से राजनीतिक प्रगति, इन शब्दों में नरमपंथियों की राजनीतिक कार्य पद्धति को संक्षेप में समझा जा सकता है। दूसरा वाला कथन सत्य है। नरमपंथी राष्ट्रवादियों के आंदोलन के दबाव में ब्रिटिश सरकार को 1892 में भारतीय परिषद कानून पास करना पड़ा, जिसको इंग्लिश में इंडियन काउंसिल एक्ट भी बोलते हैं। और इस कानून द्वारा शाही विधायी परिषद तथा प्रांतीय परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। अंतिम प्रश्न पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? कौन सा अधिनियम है जिसके द्वारा भारत में अंग्रेजों ने अप्रत्यक्ष या परोक्ष, ये आपस में पर्यायवाची है ना, प्रत्यक्ष होता इसका विलोम हो गया प्रत्यक्ष, परोक्ष या अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट ही बोलेंगे इसको अंग्रेजी में, हिंदी में भारत परिषद अधिनियम 1909 या भारत परिषद अधिनियम 1919। इसको मार्लियामेंटो सुधार भी कहा जाता है, इसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इस पर भी प्रश्न बन जाते हैं, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, 1892 का भारत परिषद अधिनियम। तो भारत में सबसे पहले परोक्ष या अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के द्वारा हुई, इसको याद रखिएगा। तो इस टॉपिक से निकलते हैं 13 इंपॉर्टेंट प्रश्न, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पेड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। बाकी सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस रखिएगा यूट्यूब के लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। बाकी जो फ्री वाला टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, क्योंकि जो भी नया वीडियो का नोटिफिकेशन आता है उस पर भी तुरंत सेंड कर दिया जाता है। धन्यवाद।